लिया होगा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। 1 मोल ऑफ मीथेन एटम्स है हमारे पास, इतना काउंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सिमिलरली एक सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे को 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन के बारे में पूछा गया है, और एक थर्ड पार्ट है जिसमें अमोनिया के बारे में पूछा गया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स उसमें कितने हैं। क्वेश्चन को सारा पढ़ने की बजाय हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि 1 मोल मीथेन है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल उसमें हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन जो होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज फॉर्म्ड ऑफ 12C6 कार्बन एंड 1H1 4 एटम्स। ये इसका स्ट्रक्चर हमें पहले से ही पता है। अगर आपको पता नहीं है तो इसे नोट कर लें, ये आपको बाद में काम आने वाला है, अगले 2 चैप्टर्स के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब हम लिखते हैं 12C6 तो हमारा मतलब होता है ACZ। A इज़ द एटॉमिक मास नंबर एंड Z इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से पता चलेगा हमें, क्योंकि ये C न्यूट्रल है इसमें, तो ये C से हमें ये 6 से पता चलता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 हैं। इस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मीथेन एटम हुए, मीथेन मॉलिक्यूल हुए, एक मीथेन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए 6 कार्बन से आए और 4 हाइड्रोजन से आए, तो 6 + 4 10 हुए। मुझे उसने पूछा है कि 1 मोल मीथेन है तो उसमें कितने हैं। 1 मोल मीथेन में होंगे 10 टाइम्स दी क्वांटिटी कॉल्ड 1 मोल। 1 मोल होता है 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करिए तो उन सभी मॉलिक्यूल्स में मिला करके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ये आ जाता है, और इसकी कैलकुलेशन करूं तो 6 × 10⁻24 ये मेरा आंसर आ जाता है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में वो मुझसे पूछ रहा है कि 14 ग्राम 14C6 एटम है हमारे पास, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। सॉरी 7 मिलीग्राम में कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 14C6 में। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि 7 मिलीग्राम जो हमारे पास 14C6 होगा तो उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। पहले मैं वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो पार्ट 2 में स्टार्ट करता हूँ। वी नो दैट 14 ग्राम्स ऑफ 14C6 इज इक्वल टू 1 मोल। ये जो फिगर है 14 का, दिस इज एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ से पता चला कि 14 ग्राम 14C6 का अमाउंट होगा 1 मोल, इतने का 1 मोल बनेगा। इसका मतलब हुआ कि 7 ग्राम का हुआ हाफ मोल, और मुझे दिया है उसने 7 मिलीग्राम। 7 मिलीग्राम का होगा 1/2000। मिलीग्राम होता है 1000 पार्ट, तो 1/2 को 1000 से डिवाइड किया तो 1/2000 आ गया। तो मेरे पास इतने मोल हैं, इतने मोल मेरे पास 14C6 के हैं। तो अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1/2000 एक मोल इतने का होता है, तो 1/2000 इतने का होगा। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आ जाता है 3.01 × 10⁻20 एटम्स। इतने एटम्स मेरे पास 14C6 के दिए हुए हैं। तो इतने एटम्स मेरे पास हैं, तो हर एटम में मुझे अब ढूंढना है कि एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को दोबारा से देखूं 14C6 को, A होता है मास नंबर और Z इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो डिफरेंस हुआ 14 - 6 इज इक्वल टू 8। एक एटम में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो मेरे पास अगर इतने एटम्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 8 × दिस नंबर, जितने मेरे पास एटम्स हैं। और उसके बाद इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 2.41 × 10⁻21 न्यूट्रॉन्स आ जाता है। ये मेरा सेकंड पार्ट का आंसर बनता है। इसके अलावा उसने मुझे ये भी पूछा है कि इनका मास कितना है, और एक न्यूट्रॉन का उसने मास मुझे दिया भी हुआ है। यहाँ पे उसने मुझे एक न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, तो इतने न्यूट्रॉन्स हैं तो उसको मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मास एक का है, इतने न्यूट्रॉन्स मेरे पास टोटल हैं, तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो फिगर आ जाती है 4.04 × 10⁻6 kg। ये इस पार्ट का जो सेकेंड पार्ट का आंसर ये बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट 3 में उसने मुझे 34 मिलीग्राम अमोनिया दिया हुआ है, और उसमें पूछा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, और उनका फिर मास भी पूछा है। तो पार्ट 3 में मुझे 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया दिया हुआ है। इसका मतलब मेरे पास 0.034 ग्राम अमोनिया है। मोलर मास अमोनिया का मुझे पता है 17 होता है, 14 नाइट्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का 1 3 3 × 1 + 14 इज इक्वल टू 17। ये मोलर मास हुआ अमोनिया का। इसका मतलब हुआ कि 17 ग्राम अमोनिया का क्वांटिटी होता है 1 मोल। 0.034 ग्राम जो मुझे दिया है उसका क्वांटिटी होगा 1/500। इतना मेरे पास मोल अमोनिया है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमोनिया के कितने हुए, इसको मैं 6 × 10⁻23 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। इसको कैलकुलेशन करूँगा 1.204 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स मेरे पास अमोनिया के हैं। और अब मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए मैं अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं वो होता है Z के बराबर, जो उसमें फिगर लिखा होता है। और नाइट्रोजन वाले एटम में प्रोटॉन्स होते हैं 7, क्योंकि इसको हम लिखते हैं 14N7। ये जो 7 है दिस इज
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन नाइट्रोजन। और जो हाइड्रोजन होता है वो होता है 1H1, तो 14N7 प्लस 1H1 इंटू 3 ये अमोनिया बनता है। तो ये प्रोटॉन 7 यहाँ से आए, 3 यहाँ से आए, तो एक मॉलिक्यूल में हमारे पास एक मॉलिक्यूल अमोनिया में कितने प्रोटॉन हो गए? 7 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 10 प्रोटॉन्स। इतने प्रोटॉन मेरे पास हो गए। और ये प्रोटॉन किस में है? ये एक मॉलिक्यूल अमोनिया में है। तो मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो मैं इन लोगों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.204 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स, 21 मॉलिक्यूल्स। इनको मैं मल्टीप्लाई करके 1.204 इंटू 10 टू द पावर 22 प्रोटॉन्स, इतने प्रोटॉन्स मेरे पास टोटल अमाउंट में हैं। और अगर मुझे अब इनका मास कैलकुलेट करना है तो इसको आप प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करके खुद ही चेक कर लेना। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या अगर हम इसकी वॉल्यूम और प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या इसका आंसर में कोई फ़र्क आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर इन लोगों को ऑल्टर करता हूं तो क्या मेरे आंसर में फ़र्क आएगा या नहीं आएगा। ये इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन का था और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए इसका आंसर जो है वो ये है कि अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को इस तरह चेंज करते हैं कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं जो इस गैस में, वो चेंज नहीं होते। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं चेंज होंगे तो नंबर ऑफ़ एटम्स चेंज नहीं होंगे, एटम्स चेंज नहीं होंगे तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो इसका आंसर यही है कि अगर ये चीज़ें इस तरह ऑल्टर की जाती हैं कि जो n इज़ कांस्टेंट, इन दैट केस देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द आंसर। और अगर ये इस तरह ऑल्टर की जाती हैं कि n में फ़र्क आता है तो आपका आंसर बदलेगा। इसका जो सही आंसर यही है और इसको लिखने का जो ढंग है वो मैंने अपने ब्लॉग में लिख रखा है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे एक लिंक है, लिंक को क्लिक करना, वहाँ जाके आपको ये सारी इंग्लिश इसकी एग्ज़ाम में कैसे लिखनी है वहाँ मिल जाएगी। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।